दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई है। दोस्तों, भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर। ठीक है, पद से छोटी इकाई होती है अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसलिए भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है, यानी सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ठीक है, इसमें जो विराम चिन्ह दिए हुए हैं उस विकल्प में जो सही है वही बताना है कि कहाँ पे विराम चिन्ह लगना है, कहाँ नहीं लगना है, वो वाक्य सही विकल्प कौन सा है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ठीक है, इसमें विराम चिन्ह सही विकल्प ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। ठीक है, वाक्य है वह इनमें से एक को जानता है। इस वाक्य में संज्ञा के रूप में किसे प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इसमें एक को प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, एक। ठीक है, वह इनमें से एक को जानता है वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम का भेद इनमें से गुणवाचक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं बल्कि विशेषण का भेद है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है पुरुषवाचक, 2 निजवाचक, 3 प्रश्नवाचक, 4 निश्चयवाचक, 5 अनिश्चयवाचक और 6 होता है संबंधवाचक। ये सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा भेद सर्वनाम का नहीं है, तो गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये तीनों सर्वनाम के भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, विशेषण। ठीक है, क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न है, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। ठीक है, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इसमें कौन क्रिया है। इसमें क्रिया है देख रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस वाक्य में क्रिया शब्द देख रहा है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना। क्रिया विकारी शब्द है जो रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों क्या है। ठीक है, इस वाक्य में हजारों क्या है। इस वाक्य में हजारों है अव्यय। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मेरा बेटा हजारों में एक है, इस वाक्य में हजारों शब्द अव्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सारे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग हैं। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये तीनों शब्द पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। कौन सा असंगत है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पेड़, पेड़ों। ठीक है, ये वचन के आधार पर पेड़, पेड़ों शब्द असंगत युग्म है क्योंकि पेड़ का बहुवचन शब्द पेड़ ही होता है, पेड़ों नहीं होता है।
बिल्ली का बहुवचन बिल्लियाँ, खंबा खंबे, रस्सी रस्सियाँ, ये तीनों युग्म सही हैं, लेकिन पेड़ और पेड़ों वचन के आधार पर असंगत है। पेड़ का पेड़ ही बहुवचन शब्द होता है। अगला प्रश्न है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का कौन सा काल क्रिया का काल कौन सा है? इसमें क्रिया का काल कौन सा है दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हेतु हेतु मत भूतकाल। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती में क्रिया का हेतु हेतु भूतकाल है। याद रहे कि जिस क्रिया में पदों से भूतकाल में काम करने का संकेत तो मिलता है, लेकिन किसी कारणवश काम हो नहीं पाता है, उसे हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती। ठीक है, ये क्या होते हैं? हेतु हेतु भूतकाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, भाववाच्य। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला भाववाच्य है यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता और कर्म दोनों के ही अनुसार नहीं हो, बल्कि भाव के अनुसार हो, तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य को भाव वाक्य कहते हैं। ठीक है, भाव वाच्य कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कारक। दोस्तों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, ये कारक के भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। इसमें से एक तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म है, वो कौन सा है दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अंगूठा अंगुष्ठ। ये तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। अंगूठा अंगुष्ठ और अन्य सभी विकल्प संगत हैं। ठीक है, अंगुष्ठ तत्सम और अंगूठा तद्भव होता है। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ये क्या है? अंगुष्ठ तत्सम है, अंगूठा क्या है? तद्भव है। तो यहाँ पूछ रहा है तत्सम और तद्भव, तो ये इधर अगर होता तो सही होता। ये तद्भव है और ये तत्सम है। कुष्ठ कोढ़, ये भी सही है। काष्ठ काठ, ये भी ठीक है। क्षण छिन्न, ये भी तत्सम और तद्भव के संगत युग्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ठीक है, निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, निकृष्ट। ठीक है, निकृष्ट निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, जबकि निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, ये तीनों शब्द निर उपसर्ग से बने हैं। अगला प्रश्न है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मिलाप शब्द में आप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो मिलाप में आप प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? इसमें से एक युग्म विलोम का सही नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, डवाडोल अस्थिर। ठीक है, डवाडोल अस्थिर विलोम युग्म सही नहीं है। सही विलोम युग्म डवाडोल स्थिर होगा। ठीक है, इसमें आ अलग से लगा है तो इसका होगा स्थिर। औचक अक्सर, ये बिल्कुल सही है। झिड़कना पुचकारना, ये भी सही है। गाफिल खबरदार, ये भी सही है। लेकिन डवाडोल अस्थिर ये युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विलोम शब्द है। दोस्तों, अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विकल्प में दिए गए शब्द पसंद का विलोम, नापसंद, ज़रूरी का विलोम, गैर ज़रूरी, ये गैर ज़रूरी, ज़रूरी का विलोम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है, कंदर्प, पंचशर, पुष्प धनवा,
ठीक है, किसके पर्यायवाची शब्द है पूछा जा रहा है। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं कामदेव के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कंदर्प, पंचशर और पुष्पधनवा ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, बंशीधर, बंशीधर का पर्यायवाची होता है गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर। गौरीसुत इसका पर्यायवाची शब्द होता है गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषक वाहक। यक्ष राज इसका पर्यायवाची कुबेर, धनद, धनपति। ठीक है, अगला प्रश्न है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द आनंद का क्या होगा? आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है मोद, हर्ष। ठीक है, मोद और हर्ष आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अंतर का अर्थ क्या नहीं होता है? दोस्तों, अंतर का अर्थ आकाश नहीं होता है। ठीक है, जबकि दूरी, शेष, हृदय शब्द अंतर के अनेकार्थी हैं। दूरी, शेष, हृदय ये क्या हैं? अंतर के अनेकार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? ठीक है, संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से इसमें कौन सा शब्द युग्म असंगत है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अज्ञान, अज्ञानता। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से अज्ञान, अज्ञानता शब्द युग्म असंगत है। इसका संगत युग्म अज्ञान और अज्ञानी होगा। ठीक है, ये सही होगा। ईश्वर, ईश्वरी बिल्कुल संगत है। झगड़ा, झगड़ालू ये भी संगत है। कुल, कुलीन ये भी संगत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? जो मुकदमा दायर करता है वो वादी होता है। ठीक है, सही शब्द क्या है? वादी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द वादी होगा जो मुकदमा दायर करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत के लिए समर्थन करने वाले के लिए एक पद होगा अनुयायी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करे उसे अनुयायी कहते हैं। अनुभवी किसे कहते हैं? वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो उसे कहते हैं अनुभवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हल संधि। ठीक है, हल संधि स्वर संधि का भेद नहीं है। संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? दोस्तों, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास यथाशक्ति में होगा जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ये वाक्य क्या है? ये वाक्य अशुद्ध है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? रात उसके प्राण पखेरु हो गए। ये वाक्य शुद्ध होगा यहाँ। ठीक है, और भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, शुद्ध वाक्य है। आज भी आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, ये भी सही है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ये भी सही है। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है। दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है छंदों की गणना किससे की जाती है? दोस्तों, छंदों की गणना वर्ण और मात्रा से की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अक्षरों की संख्या और क्रम मात्रा गणना
यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजन पद रचना छंद कहलाती है। छंद के दो भेद होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अगला प्रश्न है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेसहु जाहि निरंतर गावै में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरे सहु जाहि निरंतर गावे में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पहले पद में माँ वर्ण की आवृत्ति है और दूसरे में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों, देरिदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जैकी ओली देरिदा का जन्म 1930 में अल्जीरिया में हुआ था। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्हें अलौकिक विश्लेषण का एक रूप विकसित करने के लिए जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशरफियाँ लुटें और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। बहुत कंजूसी के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का आशय है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कंजूसी का आशय यही होता है कि चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी सुलभ चीज़ों का महत्वहीन होना। चटमगनी पट ब्याह, इसका क्या मतलब होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ होगा प्रस्तावित कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना, यानी पूरा करना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, संयुक्त काल। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य का संयुक्त काल के रूप में विभाजन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण लिपि होते हैं? दोस्तों, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां, इनकी संख्या 52 होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है, ये शुद्ध विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। इसमें संज्ञा शब्द कौन सी है? दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, चातुर्य। चातुर्य संज्ञा शब्द है। ठीक है, मीठा मधुर चतुर विशेषण शब्द हैं। मीठा मधुर चतुर ये क्या है? विशेषण शब्द हैं। इसमें निर्मित संज्ञा इस प्रकार, जैसे मीठास मधुरता और चतुराई, ये क्या हो जाएगा? ये संज्ञा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? ठीक है, एक पृथक श्रेणी सर्वनाम की किस विद्वान ने किया? दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर दीमशित्तो। ठीक है, दीमशित्तो ने संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? ठीक है, कला का अंतिम सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 3। ठीक है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में 3 विशेषण हैं, अंतिम सर्वोच्च और ध्येय। ठीक है, अंतिम सर्वोच्च और ध्येय ये कला और सौंदर्य के विशेष या संज्ञा शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों का से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप धातु कहते हैं। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, जैसे पढ़ पढ़ना, दौड़ दौड़ना। ठीक है, धातु क्या है? पढ़ है, क्रिया क्या है? पढ़ना, और प्रत्यय इसमें क्या लगा है? ना। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? इसमें एक शब्द ऐसा है जो अव्यय नहीं है, जूता। जूता शब्द अव्यय नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है। इसमें इकारांत स्त्रीलिंग नहीं है। पहिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पहिया इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। पहिया अकारांत पुल्लिंग शब्द है। नदी टोपी उदासी, नदी टोपी उदासी, ये क्या है? इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, वचन के आधार पर असंगत युग्म शब्द युग्म कौन सा है? वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म मेहमान मेहमानों। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जबकि तलवार तलवारें, चूहा चूहे, थैला थैले वचन के आधार पर संगत युग्म है। अगला प्रश्न है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ठीक है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये कौन से काल का वाक्य है? दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप में ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने मिठाई खाई। अगला प्रश्न है, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, भाववाच्य। दोस्तों मुझसे अब नहीं चला जाएगा, भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अधिकरण का। ठीक है दोस्तों, कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से अधिकरण का शब्द युग्म असंगत है। इसका संगत शब्द युग्म होगा अधिकरण में पर होगा, अन्य कारक पर परसर्ग युग्म नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसमें से एक तत्सम शब्द है, वो कौन सा है? अक्षर। अक्षर क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि ये आंसू, आँख, आशीष, ये क्या है? ये तद्भव शब्द हैं। आँख का तत्सम क्या होगा? आँख का तत्सम होगा अच्छी। आशीष का क्या होगा? आशीष। आंसू का अश्रु। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों के में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का अनुनादित। ठीक है। प्रत्यय में परि उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, मूल शब्द में आप प्रत्यय है। अनुनादित में अनु उपसर्ग नाद मूल शब्द है, इति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है। इस शब्द में ई का प्रत्यय हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। ठीक है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। ठीक है। तो ये उत्साह, उत्साह जो शब्द है इसके बारे में पूछा जा रहा है। रेखांकित शब्द सही विलोम क्या होगा इसका? तो उत्साह का सही विलोम शब्द होगा निरुत्साह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्योंकि उत्साह बना रहना चाहिए कि रेखांकित शब्द में उत्साह का सही विलोम शब्द होगा निरुत्साह। अगला प्रश्न है, अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम दोस्तों अमृत का विलोम शब्द विष होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। अर्क, मधुर और पीयूष। पीयूष का विलोम क्या है? विष। मधुर का विलोम कटु कर्कश, कटु और कर्कश। विष जो है वो अमृत का विलोम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम बेहद गरीब है। इसमें गरीब क्या है? वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। गरीब का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों गरीब का पर्यायवाची निर्धन होगा। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निर्धन के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे दरिद्र, कंगाल, दीन, रंक, मुफलिस, ये सब निर्धन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची शब्द पार्वती होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। गौरी, गिरजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, ये सब अर्पणा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। औरत, ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। आराधना, इसका होता है प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना, इसका हो जाएगा मेनका, देवला, अप्सरा। अगला प्रश्न है,
आँख में अंजन, दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? दोस्तों, अंजन शब्द काजल को व्यक्त करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आँख में अंजन, दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द का अर्थ होता है काजल। ठीक है। अगला प्रश्न है, समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ठीक है, अली अली इस शब्द का सही युग्म अर्थ क्या है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, भौरा और सखी। ठीक है, अली अली भौरा सखी। ठीक है, कंधा और हिस्सा इसका होगा अंश अंश। दसन दर्शन, दसन दर्शन। दामन दमन। ठीक है, इसका होगा दांत, दसन दर्शन का होगा दांत देखना। दामन दमन, दबाना साड़ी का किनारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। जहाँ से यमुना निकलती है उसको कहते हैं यमुनोत्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द यमुनोत्री होगा। वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है उसको कहते हैं गंगोत्री। ठीक है। उदयाचल, उदयाचल जहाँ से पर्वत उसके पीछे से सूर्य का उदय होता है। अस्त्याचल पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्त्याचल कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना देख रेख का जानवर। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अनेर। दोस्तों, बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द अनेर होता है। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। अगला प्रश्न है, किस युग में अशुद्धि है? इसमें से किस युग में अशुद्धि है? दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ये विकल्प शुद्ध वाक्य है। महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा महादेवी छायावादी कवयित्री हैं। ठीक है, महादेवी छायावादी कवयित्री हैं। ठीक है। अगला दूसरा है, जब भी आप आओ मुझे मिलें। ठीक है, इसका करेक्ट क्या होगा, शुद्ध क्या होगा? आप जब आएँ तो मुझसे मिलें। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये भी गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ठीक है। यहाँ कवयित्री में जो मात्रा लगी हुई है ये गलत लगी हुई है। ठीक है, ये बड़ी ई की मात्रा यहाँ लगेगी, ना कि छोटी ई की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आलंबन उद्दीपन। दोस्तों, विभाव जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावरोधक करता है उन कारकों को विभाव कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, विभाव के कितने कारक होते हैं? दो कारक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कमला में कौन सा गण रूप है? दोस्तों, कमला में सगण रूप है। गणिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है। गणों की कुल संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जहां वर्गों की बार बार आवृत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, काव्य रीति के कितने भेद हैं? दोस्तों, काव्य रीति के 3 भेद होते हैं। किसी भी काव्य की रचना के लिए कवि द्वारा जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसे काव्य रीति कहते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा माना है। उनके अनुसार काव्य रीति के 3 भेद होते हैं, वैदर्भी, गौणी और पंचाली। अगला प्रश्न है, होनहार बिरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? इस लोकोक्ति का
अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ है होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अपने को संकट में डालना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अग्नि। ठीक है, अग्नि शब्द विशेषण है, आग संज्ञा शब्द है, इसका तत्सम अग्नि होता है, आग जो है तद्भव शब्द है, अग्नि विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं? दोस्तों क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय के लिए इसमें से ऑप्शन ए सही है, ये अविकारी होते हैं। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय के शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार रूप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जैसे गोविंद तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान आता है, तो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें मकान स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, मकान पुल्लिंग शब्द होता है। रामायण, प्रार्थना, मछली स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? दोस्तों प्रश्न रिपीट हुआ, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मकान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? दोस्तों इसमें वचन की दृष्टि से ऑप्शन डी सही होगा। असंगत युग्म है झाड़ी झाड़ियाँ। ठीक है, झाड़ी झाड़ियाँ वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है, इसका संगत युग्म झाड़ी झाड़ियाँ होगा। ठीक है, झाड़ियों लिखा है, यहाँ चंद्रबिंदी लगेगी तो ये सही हो जाएगा। यहाँ झाड़ियों है इसलिए ये गलत हो गया है। ठीक है, सर्दी सर्दियाँ, बहन बहनें, गुब्बारा गुब्बारे, ये वचन की दृष्टि से संगत युग्म है, लेकिन झाड़ी झाड़ियों ये गलत है। अगला प्रश्न है, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। दोस्तों इसमें अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, महेश गीत गा रहा था, क्योंकि अपूर्ण भूतकाल क्रिया जिस रूप में काम के भूतकाल से शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्यों में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे श्याम लखनऊ की यात्रा कर रहा था, वह विद्यालय जा रहा था, इसमें पता नहीं है कि कब था, तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, अपूर्ण भूत। अगला प्रश्न है, उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? दोस्तों इसमें भाववाच्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उससे दौड़ा नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो, क्या है? प्रसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो के बीच संबंध स्थापित करते हैं। प्रसर्ग को कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्सम अपशब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अपक्षरा। तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव जो रूप होगा वो होगा अपक्षरा। अगला प्रश्न है, प्राधीन में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों प्राधीन में पर उपसर्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसमें पराधीन में उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। केंद्रित और अधिकता में इत और ता प्रत्यय है, तो इत और ता क्या है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें पाप से बचना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पाप से बचना चाहिए, इसका सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो हमें पाप से बचना चाहिए, पाप का जो विलोम शब्द क्या होगा? पाप का विलोम शब्द होगा पुण्य, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है। अनघ का विलोम शब्द अघी होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निष्पाप, पाप, कृति, अकृति इसका विलोम होगा,
अगला प्रश्न है, निम्न समानार्थी शब्द में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है। निश्चित के लिए यहाँ कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन बी आएगा, अवधि। ठीक है, निश्चित अवधि के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अर्णय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, अर्णय शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है कांतार। ठीक है, कांतार अर्णय शब्द का पर्यायवाची है। अर्णय के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं बन, कानन, विपिन, बेहड़, बिटप, ये सब अर्णय शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है? मान का अर्थ क्या नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ मान का अर्थ नहीं है। मान का अर्थ इज्जत, अभिमान, सम्मान, जबकि गुरु शब्द का अर्थ शिक्षण, श्रेष्ठ और भार होता है। इज्जत, अभिमान और सम्मान, और ये श्रेष्ठ गुरु का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, निडर, दोनों। ठीक है, अभय उभय के समानारूपी निरर्थक निडर दोनों हैं। शेष असंगत हैं। बहुत बोलने वाला वाचाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। दोस्तों, द्विज शब्द के लिए वाक्य खंड, द्विज के लिए क्या होगा? द्विज के लिए होगा 2 बार जन्म लेने वाला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए द्विज कहते हैं। और बहुत बोलने वाला, इसको कहते हैं वाचाल। बहुत बोलने वाला, यह जो ज़्यादा बोलता है। बहुत जानने वाला, बहुज्ञ। पहले जन्म लेने वाला, ये होगा अग्रज। ये एक शब्द के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञ का अर्थ है। अज्ञ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता है। जो कुछ नहीं जानता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। सब कुछ जानता है, इसके लिए क्या होगा? वो होगा जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसे जाना जा सके, इसके लिए एक शब्द प्रयोग है ज्ञेय। जिसके आर पार देखा जा सके, उसको कहते हैं पारदर्शी। ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? इसमें से संधि का एक युग्म ऐसा है जो गलत है। दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्रद्धानंद। श्रद्धा प्लस आनंद, ये संधि का रूप गलत है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा श्रद्धा प्लस आनंद। श्रद्धा यहाँ लगेगा और आनंद, तब ये हो जाएगा श्रद्धानंद, सही होगा। अगला प्रश्न है, यथोचित किस समास का उदाहरण है? दोस्तों, यथोचित अव्ययी समास का उदाहरण है। इस समास का पहला पद प्रधान होता है। समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। इसका पूर्व पद अव्यय होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। दोस्तों, इस वाक्य को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? इसमें हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, ये वाक्य ऐसे लिखा जाएगा। में यहाँ से लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? दोस्तों, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। विभाव के 2 भाव भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अगला प्रश्न है, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी होती है? छंद की दृष्टि से गणों की संख्या 8 होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 8 गण इस प्रकार हैं, यगण, मगण, तगण, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ये क्या होते हैं? छंद की दृष्टि से गण होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति होती, वहां पर अत्यानुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, अत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है,
गूंगे का गुड़ लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों? गूंगे का गुड़ लोकोक्ति का अर्थ होगा अवर्णनीय सुख। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अवर्णनीय सुख गूंगे की लोकोक्ति का अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का सही अर्थ होगा कहीं ठौर ठिकाना न होना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कहीं ठौर ठिकाना न होना। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अन्य लेखकों की रचनाएं जैसे रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर इत्यादि लिखे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर, चित्तौड़, पिता आदि। रामविलास शर्मा जो हैं वो प्रेमचंद्र और उनका युग प्रगति और परंपरा, भाषा समाज, भाषा साहित्य और संस्कृति आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय आदि, यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।